नमस्कार, मेरे देश की धरती के संग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। मेरे देश की धरती से जुड़ी सभी कहानियों का सरोकार सीधे आपसे है। हम खेत खलिहान की बात करते हैं, हम किसान की बात करते हैं, किसानों से जुड़ी समस्याओं की बात करते हैं। पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे कृषि में हो रहे बदलाव की। और यह बदलाव तभी हो पाएगा जब किसान जागरूक होगा और उस जागरूकता के साथ वो फसल उत्पादित करेगा। इसके साथ साथ वो रासायनिक खाद को छोड़कर जैविक खाद का प्रयोग करेगा। सरकार भी लगातार जैविक खाद को लेकर बढ़ावा दे रही है ताकि जो किसान हैं उनका आर्थिक स्तर सुधर सके। तो हम चलते हैं लखनऊ और देखते हैं एक ऐसे जागरूक किसान की कहानी जिन्होंने तरल जैविक खाद बनाया है और वो आसपास के किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि वो तरल जैविक खाद का प्रयोग करें और अपनी फसल की जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाएं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर दुबे की इस खास रिपोर्ट पर कि कैसे तरल जैविक खाद ये बनती है और इसके साथ साथ इससे कितनी उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होती है। तो पेश है रिपोर्ट। कृषि में बदलाव हो, किसान की खेती करने के तरीके में परिवर्तन आए और किसान खेती को फायदे का व्यवसाय समझे, न कि घाटे का। इसके लिए सरकार योजनाओं के माध्यम से किसानों की समस्या को दूर करने का प्रयास करती है। पर कुछ किसान ऐसे भी हैं जो खुद कृषि में बदलाव चाहते हैं, कृषि को आधुनिक तरीके से करना चाहते हैं और बदलते समय और बढ़ती मांग के साथ खेती में अलग अलग सुधार करना चाहते हैं ताकि आर्थिक लाभ को बढ़ावा दिया जा सके। ये हैं लखनऊ के रहने वाले मेवालाल। इन्होंने तरल जैविक खाद तैयार कर अपनी खुद की खेती की पैदावार 30 से 40% बढ़ा ली है। इनकी सफलता को देखते हुए आसपास के किसान भी ऐसी ही लाभदायक खेती कर रहे हैं। मनरेगा के साथ प्रत्येक पंचायत में कच्चे गड्ढे खोदे जाएंगे। उस कच्चे गड्ढे में खोद करके ये जितना भी एग्री बायो वेस्ट गोबर है उसमें भर दिया जाएगा। मुस्कान ज्योति द्वारा प्रदत्त बैक्टीरियल कल्चर जिसकी कीमत 2 टन के लिए केवल 100 रुपए होगी और उस 2 टन खाद से लगभग 1500 केजी खाद बनकर तैयार हो जाएगी, जिसकी लागत सिर्फ 15 पैसे पर केजी आती है। अगर इसका यूटिलाइजेशन के लिए जाए, दूसरी मुस्कान ज्योति का जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने का ड्रम है, ये दोनों किसान उत्पादन अगर कर लेते हैं तो 1 ग्राम यूरिया डीएपी कीटनाशक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार भी जैविक खाद को हर किसान तक पहुंचाना चाहती है ताकि आने वाले दिनों में अधिक से अधिक जैविक खाद के सहारे ही खेती की जाए। जैविक खाद बनाना आसान है, बस जरूरत है कि आपको ये पता हो कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। 30 से 40% हमको फायदा हुआ है। मैं आलू हुआ, लौकी, लहसुन, कद्दू, करेला और मिर्च में भी हमको 30-40% हमारा फायदा हुआ है। सिंचाई थोड़ा कम पड़ रही है और यूरिया और डाया की मात्रा हमारी बहुत कम हो गई है, कम से कम 30-40% उसको कम कर दिए हैं और पैदावार भी हमारी ज़्यादा है। वो तो आपके सामने है, आप देख रहे हैं पेड़ हमारा, देख लीजिए कितना मिर्च लगा हुआ है और मार्केट में भी हमारा 2 रुपये महंगा जाता है केजी। किसान मेवालाल की तरल जैविक खाद ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दिया है। इसीलिए मेवालाल ने इस खाद के प्रचार प्रसार के लिए मुस्कान ज्योति संस्था का निर्माण भी किया और लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। खास बात यह है कि इस खाद को बनाने में कोई खास खर्च नहीं हो रहा है। खेत का कचरा जैसे पुआल, खरपतवार, गन्ने की पत्तियां, सब्जियों के डंठल आदि से इसका निर्माण किया जा सकता है। ये सभी किसानों के लिए वो बेकार की चीजें होती हैं जिसका किसान ना तो कोई उपयोग करता है और न ही इसका कोई व्यवस्थित निस्तारण। मेवालाल ने इस कचरे को अत्यंत सरल विधि से जैविक खाद में बदल दिया, जिसका नतीजा है मिर्च की लहलहाती फसल। इसमें हमारा पैसा नहीं लगता है, सिर्फ कल्चर है जो कि 250 ग्राम पड़ता है एक ड्रम में, जिसमें से 15 से 20 लीटर हमको निकल आता है। तो इसमें सिर्फ मेहनत पड़ती है कि हरी घास फूस ले जाके ड्रम में भर देते हैं कल्चर डाल के और हमको 15-20 लीटर मिल जाता है। वही हम हर हफ्ते और 10 दिन पे हम छिड़काव कर देते हैं, टंकी में 1 लीटर डाल के अपनी फसल पे छिड़काव कर देते हैं। जैविक तरल खाद 3 स्टेप में तैयार किया जाता है। पहले में गुड़, आलू, चोकर, गाय का गोबर और खरपतवार को डिकम्पोज कर बैक्टीरियल कल्चर बनाया जाता है। दूसरे स्टेप में 1 लीटर बैक्टीरियल कल्चर को 16 लीटर पानी और 3.5 लीटर शीरे के साथ मिलाकर फर्मेंटेशन किया जाता है। इसके तैयार होने में 7 से 10 दिन का समय लगता है। तीसरे स्टेप में 200 ग्राम बैक्टीरियल कल्चर को 3 लीटर पानी और खेत में उगने वाले खरपतवार और हरी सब्जियों के साथ प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया जाता है। ड्रम के निचले हिस्से में छेद कर पाइप डाला जाता है और 15 से 20 दिन में तरल जैविक खाद तैयार हो जाती है। 20 दिन में 25 से 30 लीटर इससे निकल आता है और एक ड्रम से 1 से 2 एकड़ खेती प्राप्त है।
करने के लिए, और इसका छिड़काव करते हैं 2 लीटर बीघे के हिसाब से हम लोग, और इसका पानी में सोलर एप्लीकेशन करते हैं 4 लीटर 3 लीटर बीघे के हिसाब से। और ये जो इसमें कीटनाशक भी हम लोग बना लेते हैं, नीम की पत्ती है, मदार है, धतूरा है, ये सब मिला के काट के कीटनाशक भी हम लोग का तैयार हो जाता है, जिससे हम लोग का कीटनाशक का पैसा बच जाता है, और खाद का भी तो खाद का बच ही रहा है इसके साथ में। और इस पिछली बार मैंने 3 बीघे में किया था, तो जिससे हमारा 10,000 रुपये का फ़ायदा हुआ था, और इस बार मैंने 20 बीघे में किया था मेंथा में, तो हमारा बहुत अच्छा इससे रिस्पॉन्स मिला है। मेवालाल के द्वारा तैयार की गई इस खाद से जहां एक तरफ फसलों की पैदावार में कई गुना इजाफा हो रहा है, वहीं ये खाद पर्यावरण के लिए भी काफी हितकारी है। और तो और इस खाद को बनाना इतना आसान है कि अब हर किसान इसके बारे में बता रहा है। जैविक खाद से फसल उत्पादन में तो बढ़ोतरी होती ही है, साथ ही जैविक खाद से उत्पादित अनाज या सब्जियां स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। खेती नहीं हो सकती। दूसरा जो कंपोनेंट हम खा रहे हैं, यूरिया डीपी कीटनाशक डालने से इतना ज़्यादा जहरीला हो गया है, वो हमारा वापस हो सकता है। तो हमारा बेसिक रूप से है कि मनरेगा का कन्वर्जन, किसानों को एक ड्रम जो है खरीद के दिया जाएगा, उसमें जो है कृषि उत्पादन आयुक्त के निर्देश पे 50% जो है वो शासन देगी और 50% जो है किसान बियर करेगा। मनरेगा के टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर की ड्रम टेक्नोलॉजी से अगर दोनों खाद बनाया जाए तो 100% यूरिया डीएपी के मुक्त हो जाएगा। जो किसान इसे अपना रहे हैं, उनकी माने तो उनका कहना है कि ये खाद बड़ी ही चमत्कारी है, क्योंकि इस खाद के प्रयोग से खेतों के केचुए को भी बचाया जा सकता है। दरअसल पहले 1 एकड़ खेत में लगभग 40 लाख से अधिक केचुए पाए जाते थे, जो खेत में 70 करोड़ से अधिक छेद करके खेत को जालीदार बना देते थे, जिससे वर्षा का जल धरती के भीतर आसानी से चला जाता था और सतही जल को बनाए रखता था। लेकिन लगातार हो रहे रासायनिक खाद के प्रयोग से केचुए की संख्या में तेजी से कमी आई है, जिससे मिट्टी ठोस हो रही है और सिंचाई बार बार करनी पड़ रही है। ऐसे में कूड़े कचरे से तैयार की गई इस खाद से किसान जहां एक तरफ अपनी खेती की पैदावार बढ़ा रहे हैं, वहीं कीटनाशक दवाओं और रासायनिक खाद का उपयोग कम कर अपने खेतों के केचुओं की रक्षा भी कर रहे हैं। पृथ्वी बचाने का काम हम करना चाह रहे हैं। केचुआ बचाओ। 1 एकड़ में 40-45 लाख की संख्या में केचुआ होता था। जमीन को 70-72 करोड़ छेद करके झरना बना देता था। जैसे पानी बरसता था पूरी अंडरग्राउंड वाटर में रिचार्ज हो जाता। हरित क्रांति के बाद यूरिया डीएपी का और कीटनाशक का इतना उपयोग कर दिया किसानों ने कि प्रकृति का पहला हलवाहा केचुआ, किसान मित्र केचुआ मर गया। मिट्टी कंपैक्ट हो गई, पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन नहीं बचा, पानी पृथ्वी के अंदर जा नहीं रहा है। अगर हम केचुआ बचाने का काम नहीं करेंगे तो आने वाले 20 सालों में पूरी पृथ्वी के अंदर का पानी का समाप्त हो जाएगा। तरल जैविक खाद सिंचाई के दौरान जहां से पूरे खेत में पानी जाता है, वहां पर एक प्लास्टिक की बाल्टी से बूंद बूंद टपक कर यह पूरे खेत में फैलाई जाती है। 400 लीटर तरल खाद और 1 टन जैविक खाद तैयार करने में मात्र 200 रुपए का खर्च आता है। खेती के लिए तैयार की गई इस खाद को अब मेवालाल देश भर के किसानों तक पहुंचाने का हौसला लेकर समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। बदलाव सिर्फ जीने के तरीके में ही नहीं, कृषि में भी करने की जरूरत है, और यही बदलाव देश की आर्थिक तरक्की में आपका योगदान होगा। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पशुपालन को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पर एक नजर डालेंगे। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खेती के साथ साथ सरकार पशुपालन को भी बढ़ावा दे रही है, ताकि किसान जो है सिर्फ कृषि में ही सिमट कर न रह जाए, वो पशुपालन के माध्यम से अपनी जो आर्थिक आय है वो बढ़ा सके। इसीलिए सरकार ने पशुपालन के क्षेत्र में 100% FDI लागू किया है, ताकि
पशुपालन करने वाले जो लोग हैं उनको एक बड़ा बाजार मिल सके और इसके साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा भी दिया जा सके। तो पेश है ये खास रिपोर्ट। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। पशुओं को किसान मित्र भी कहा जाता है क्योंकि खेती के साथ साथ दूध का व्यवसाय करके किसान अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बना सकते हैं। पर सरकार के अलावा भी समाज में कई ऐसे जागरूक लोग हैं जिनका मकसद है कि लोगों को रोजगार मिले, साथ ही दुग्ध व्यवसाय को भी बढ़ावा मिले। गवर्नमेंट से हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है एंड आई फील इट इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव स्टेप, एक अच्छा सा स्टेप है किसी भी रूप में अपने ग्रामीण वातावरण को आगे बढ़ाने के लिए। देश भर में दुग्ध व्यवसाय को लेकर लोगों को आधुनिक जानकारी प्रदान की जा रही है। डेयरी उद्योग से जुड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं इससे अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। सरकार ने इसीलिए गांव-गांव दूध डेयरी खोली ताकि ग्रामीणों का दूध आसानी से बिक सके और उनका आर्थिक स्तर सुधर सके। सरकार ने पशुपालन से जुड़ी गतिविधियों में एफडीआई के लिए नियंत्रित शर्तों को भी समाप्त करने का फैसला किया है। मौजूदा नीति के तहत पशुपालन, मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों में नियंत्रित शर्तों के साथ स्वतः मंजूर मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति है। इसके साथ ही वेटनरी प्रवेश परीक्षा को भी आसान बनाया जा रहा है ताकि पशु चिकित्सकों की कमी को दूर किया जा सके। 15% सीटें हम भरते हैं जो वेटनरी की, उसका टेस्ट हुआ है। हमारा प्रयास ये है कि अगले वर्ष तक सभी प्रदेश सरकारें वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ आ जाएं, जिससे पूरे देश में एक ही बार फार्म भरना पड़े स्टूडेंट को, एक ही टेस्ट हो। इससे अलग अलग फार्म भरना, अलग अलग जगह परीक्षाएं देना, जाकर देना, इससे छात्रों को बहुत राहत मिलेगी और ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा। चूँकि इसमें आंसर सीट भी छात्र के पास पहुँच जाती है तो सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा और असुविधा समाप्त होगी। इलाहाबाद जिले के 12 तहसील में पशुपालन हर घर के लिए रोजगार का सबसे बढ़िया साधन बन गया है। इतना ही नहीं, जिनके पास अधिक गाय हैं, वो आसपास के गांव में जाकर लोगों को गाय पालन के बारे में निशुल्क बताते हैं और इच्छुक व्यक्तियों को इस मुहिम से जोड़कर उनको इस रोजगार से जुड़ने की मुहिम चलाते हैं। जिनके पास धन का अभाव है, उन्हें भी ये गाय या भैंस खरीद कर देते हैं ताकि वो कुछ पैसा कमा सके। एक्चुअल हम लोगों ने अपनी प्लानिंग से शुरू किया इसको, लेकिन वर्तमान में हमको गवर्नमेंट से बहुत लाभ मिल रहा है। गवर्नमेंट के जितने भी घटक हैं, वो चाहे मेडिकल से संबंधित हो, चाहे जिस भी तरह से प्रशासनिक भी है, ये सब है। खासतौर से हम देख हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, ही इज आल्सो वेरी इंटरेस्टेड विद मी, बहुत इंटरेस्टेड है। डीएम साहब का काफ़ी हम लोगों के साथ सहयोग है, एसडीएम का काफ़ी सहयोग है, सीवीओ वगैरह का काफ़ी सहयोग। एक बार कॉल करता हूँ तो 5 मिनट के अंदर डॉक्टर यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, पर अपने क्षेत्र, अपने देश को बढ़ाने के लिए यहाँ के छोटे छोटे रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका मानना है कि गौ पालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। पशुपालन देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका अदा कर रहा है। ग्रामीणों और वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए जीवन का एक बड़ा आधार साबित हो रहा है। बस जरूरत है कि सरकार की तरफ से समय समय पर सुधार होते रहें। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए मेरे देश की धरती। Now the national news channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात शिक्षा और शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल की। प्राथमिक सरकारी स्कूल का नाम आते ही जहन में जो सबसे पहले चित्र उभर कर आता है वो जर्जर इमारत, चारों तरफ अव्यवस्था और अस्त व्यस्त बच्चे, गंदगी। लेकिन हम आपको उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के एक ऐसे सरकारी प्राथमिक स्कूल में लिए चलते हैं जहां पर आपको देखकर लगेगा कि आप किसी महंगे और बड़े प्राइवेट स्कूल में खड़े हैं, जहां पर बच्चों को खेलने के लिए पार्क,
उनके पीने के लिए पानी की व्यवस्था, चारों तरफ साफ सफाई। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से हमारे सहयोगी नित्य मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। देश भर में सरकारी प्राथमिक स्कूलों की स्थिति बेहतर नहीं है। शिक्षकों की कमी, खराब इमारत या बहुत सी जगह तो बच्चे खुले में ही पढ़ने को मजबूर हैं। पर अगर समाज के कुछ जागरूक लोग या सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारी या अधिकारी कोशिश करें तो स्थिति बदल सकती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर इरादे बुलंद हो तो मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। ऐसे ही बुलंद इरादों की मिसाल कायम की है जल निगम के अधिशासी अभियंता राजेंद्र सिंह ने। उन्होंने एक सरकारी स्कूल को गोद लिया और फिर उसकी तस्वीर बदल दी। इस स्कूल को देखकर लगता ही नहीं कि यह सरकारी प्राथमिक स्कूल है। इंफ्रास्ट्रक्चर देने से, जैसे कि बच्चों की लाइब्रेरी है, बच्चों की टॉयलेट्स हैं और बच्चों के खेल कूद के उपकरण हैं, पार्क है, एक अम्यूजिंग मतलब वहाँ माहौल क्रिएट करने का है। तो ये देखा गया कि 85 छात्र एनरोल्ड हैं उसमें और 82 प्रेजेंट रहते हैं। बच्चे इसलिए आते हैं कि उन्हें एक अच्छा माहौल मिलता है उस स्कूल के अंदर। तो ये छोटा सा एक प्रयास जल निगम ने किया। कन्नौज जिले के सबसे अति पिछड़े इलाके हिसामुद्दीनपुर ग्राम पंचायत में कभी खंडहर के रूप में ये प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था, पर आज यही स्कूल लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। जल निगम के अधिशासी अभियंता की सोच ने सरकारी स्कूल को बिल्कुल प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल से भी अच्छा बनाकर एक मिसाल कायम की है। वास्तविक वो विद्यालय एक आईना है और दिखाया जा सकता है कि प्राइमरी विद्यालयों में इस तरह का माहौल, इस तरह की सफाई, इस तरह की सुविधाएं मुहैया हैं। और जब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी जनता के, तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है लोग उन जो अपनी अपनी विद्यालयों की दुकान सजाए हैं उनकी तरफ ना आके जो सरकारी विद्यालय हैं उन पे उनका एक बार फिर विश्वास जगेगा। आज ये सरकारी प्राथमिक स्कूल पूरे जिले के लिए आदर्श स्कूल बन गया है। साफ सुथरी इमारत, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, यानी कि बड़े शहरों में बने स्कूलों की तर्ज पर इस स्कूल की तस्वीर बदली गई। पार्क की जमीन पर अमेरिकन घास लगाई गई, साथ ही साफ सुथरे शौचालय, बच्चों के खाने पीने का कमरा और लाइब्रेरी। खेलने कूदने के लिए, साथ में पढ़ाने के लिए और यहाँ पर झूले वूले सब लगे हैं और अच्छा लगता है शाम को पढ़ने में। अच्छा, क्या क्या मिलता है स्कूल में आप लोगों को? बस्ता, झोले और टिफिन, कॉपी, स्केल, कहानी की किताब, 12 खड़ी का चार्ट, हिंदी का चार्ट। स्कूल को संवारने के लिए किसी प्रकार के सरकारी धन का प्रयोग नहीं किया गया। 1 2 3 4 5 इसमें राजेंद्र सिंह के विभाग के अधिकारियों ने सहयोग किया। साथ ही परियोजनाओं में बचने वाले सामान को फेंकने के बजाय उसका उपयोग स्कूल में किया गया। स्कूल में शिक्षा का स्तर भी बेहतर है, आसपास का माहौल अच्छा है, तो बच्चे भी मन लगाकर पढ़ते हैं। 100 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। जो हमारी सामग्री कभी खराब हो जाती थी या वेस्ट हो जाती थी, सीमेंट की बोरियां कहीं 2 बच गई, कहीं 4 खराब हो गई, गिट्टी खराब हो गई या ईंटें खराब हो गई, ऐसे हम लोगों ने सब उनको इकट्ठा करके एक स्ट्रेटेजी बना करके हम लोगों ने सबका सहयोग लिया और हम लोग अपनी वेतन से अपने पास से जो कर सकते थे हमारे सारे अधिकारी मिलकर, वो हम लोगों ने बच्चों के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की उस स्कूल में कोशिश की। स्कूल की सुंदरता के साथ साथ यहाँ पढ़ाने वाले टीचर भी बच्चों को पढ़ाने में मेहनत करते हैं। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सोलर पैनल का प्रयोग किया गया है ताकि बच्चों को गर्मी में ना पढ़ना पड़े। ये पर्दों की व्यवस्था कर दी गई है, पोडियम्स की व्यवस्था है और मेडिकल किट हमेशा अवेलेबल रहती है। इसमें सभी प्रकार की दवाइयाँ उसमें रहती हैं। हैंड पंप्स भी लगा हुआ है, सोलर ऑपरेटेड सबमर्सिबल पंप की स्थापना करा दी गई है। और एक मैंने लखनऊ से स्वयं जा कर के जो है बच्चों के मानसिक विकास के लिए जो प्रारंभिक स्तर पर ज़रूरत होती है, जो कि मॉडल स्कूल्स में मिलती है लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं होता है, कुछ बुक्स हैं का कलेक्शन जो है हम लोगों ने किया है उसमें।
शिक्षा के स्तर को बेहतर करना है तो संसाधनों को भी बेहतर करना होगा। अगर आपके आसपास भी कोई सरकारी स्कूल हो तो आप भी उस स्कूल को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए सहयोग करें, ताकि बच्चों को अच्छे माहौल में अच्छी शिक्षा मिल सके। अब आइए नजर डालते हैं जिन खबरों से रहते हैं आप बेखबर। आइए उसके लिए देखते हैं देश एक नजर। कश्मीर में खादी को बढ़ावा देने के लिए एक खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान देश भर के तमाम राज्यों से आए काश्तकारों के बनाए खादी उत्पादों को लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया। इसे आज़ादी के बाद कश्मीर में लगाई गई अब तक की सबसे बड़ी प्रदर्शनी माना जा रहा है। प्रदर्शनी के दौरान 198 खादी संस्थानों ने इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी में भाग लिया, जिसमें से 59 संस्थान खुद जम्मू कश्मीर के जुड़े हुए हैं। गौरतलब है कि कश्मीर में खादी का ज्यादा प्रचलन नहीं है, इसलिए इस प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ के खरीदारों को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर में बने खादी उत्पादों को दिखाया गया। खादी ग्रामोद्योग का मानना है कि इस तरह के प्रयासों से घाटी में खादी का प्रचार प्रसार होगा और इसके चाहने वालों को भी बेहतर और उचित मात्रा में खादी उत्पाद प्राप्त हो सकेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और योग को बढ़ावा दिया जाता है ताकि शरीर और मन को स्वस्थ रखा जा सके। पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिछले 22 सालों से 21 जून को नीम और पीपल के पेड़ों का जन्मदिन मनाते हैं और पर्यावरण को हरा भरा रखने का संकल्प लेते हैं। भोपाल में यह उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। पीपल और नीम के पेड़ों के चारों तरफ रंग और फुलझड़ियां लगाई जाती हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं और इसके साथ ही इस बात पर सबका जोर रहता है कि नीम और पीपल के पेड़ अधिक से अधिक लगाकर आसपास के पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम सब एक हरा भरा समाज दे सके। एक तरफ देश के अधिकांश हिस्सों में लोगों को तेज धूप और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अचानक मौसम बदलते ही बारिश की फुहारों से मौसम और भी ज्यादा सुहाना हो गया है, जिसके कारण यहां आए सैलानियों ने भी मौसम का भरपूर आनंद लिया है। देश भर से बड़ी तादाद में लोग शिमला की हसीन वादियों का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ खींचे चले आते हैं। 5, 4, 3 भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जिसमें 26 मिनट में एक साथ 20 सैटेलाइट लॉन्च कर इसरो ने बुधवार को अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-34 लॉन्च किया गया। 26 मिनट 30 सेकंड में सभी सैटेलाइट स्पेस में पहुंचा दिए गए। इससे पहले 2008 में इसरो ने एक साथ 10 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। इस कारनामे के साथ ही भारत सिंगल मिशन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजने के अमेरिका, रूस के एलिट क्लब में शामिल हो गया है। अमेरिका ने 2013 में 29 और रूस ने 2014 में एक साथ 33 सैटेलाइट भेजे थे। ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है। अभी इंडस्ट्री 13 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। एक साथ 20 सैटेलाइट लॉन्च करने के साथ ही भारत ने दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। रमजान के पाक महीने के मद्देनजर खजूर की मांग काफी बढ़ जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए कोयम्बटूर में 10 दिनों तक चलने वाले खजूर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव की खासियत ये है कि इसमें सऊदी, दुबई, ओमान, कतर, अल्जीरिया जैसे तमाम अरब देशों की खजूरों की 120 से भी ज्यादा किस्में प्रदर्शित की गई हैं। कि तमिलनाडु में इस तरीके का पहला ऐसा मौका है जब खजूर को लेकर इतना बड़ा महोत्सव आयोजित किया गया है। महोत्सव को देखने आए लोगों ने भी इसे काफी सराहा। उनका मानना था कि उन्होंने खजूर की इतनी ज्यादा किस्में एक साथ पहले कभी नहीं देखी। तो मेरे देश की धरती की संक में आज बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है मेरे देश की धरती, कमरा नंबर 226, कॉपरनिक्स मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 11001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 233-86-947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन करें तो दिल्ली का स्टडी कोड 011 लगाना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।